फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और आज हम फिर से हिस्ट्री यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो पहले वीडियो में हमने पहले यूनिट का जो है वीडियो बनाया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति की शुरुआत। ठीक है। तो लुई 16 जो है 1874 में किंग बन गया था, यानी 18 जो है 1774 में, यानी 1774 में जो है वो किंग बन गया था। किसका? तो फ्रांस का। फ्रांस में ही था लुई 16। तो कह रहा है कि लुई 16 जिन परिस्थितियों के कारण जनता के तीसरे वर्ग का अत्यधिक कर लगा दिया, मतलब जो भी उसको तो जब जानते हैं कि खजाना जो है वो खाली मिल था, उसको ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, है ना। इसका से टैक्स को बढ़ाना पड़ा। परिस्थिति ऐसे थी, और उस समय में तत्कालीन कहा कि हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट गोइंग दिस, है ना, डूइंग दिस। एंड द फ्रांस ओल्ड रिजम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। कहा है कि अब जानते हैं कि उस समय कोई भी राजा जो है अकेला ही कर लगाने के लिए अधिकार उसको प्राप्त नहीं था। और उस समय राजतंत्र को कर लगाने के नया रूप देने के लिए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा यानी पार्लियामेंट कह सकते हैं उस समय का स्थापना की गई थी। और तो सम्राट इसकी सभा बुलाकर नए कर यानी टैक्स की अनुमति प्राप्त करता था। यानी नया टैक्स लगाना है तो उनको पार्लियामेंट के यानी जो कोर्ट है उसको अनुमति लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जो है वो नया टैक्स लगा सकता है। तो उसका पुराना जो पार्लियामेंट था उसका नाम क्या था? तो स्टेट जनरल, प्रतिनिधि सभा उसको हिंदी में बोलेंगे। तो क्या किया उसने? स्टेट जनरल की उसने बैठक बुलाई। अच्छा, उस तीनों मतलब कह सकते हैं कि तीनों को जो है बैठक उसने बुलाया, तो स्टेट जनरल को, तो तीनों स्टेट प्रतिनिधि मिलकर फैसला लेते थे कि टैक्स लागू हो या नहीं हो। लेकिन आप जानते हैं कि क्लर्जी और नोबिलिटी, है ना, यानी फर्स्ट स्टेट जो है और सेकेंड स्टेट, ये दोनों तो राजा का सपोर्टर था, इसको विशेष अधिकार प्राप्त था, तो ये दोनों सपोर्ट कर देता था। और किंग का जो है कोई भी जो टैक्स लगाने वाला बात था वो इजी वे में ही वो उसको प्राप्त होता था, टैक्स लगाने की उसको क्षमता हो गया था। ठीक है ना, तो उसको दिक्कत नहीं थी। तो तीनों स्टेट जनरल प्रतिनिधि मिलकर फ्रांस में जो है मतलब इस टाइम जो 1614 दिया है, 64 में कह सकते हैं, कहीं कहीं 64 भी लिखा होता है, 64, तो यहाँ 1614 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बुला कर नए करके अनुमति प्राप्त करता था कि हमको पार्लियामेंट की बैठक होगी तो बोलता था कि ठीक है हमको टैक्स नया लगाना है, आप उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए। तो फ्रांस में इस प्रतिनिधि सभा को मतलब अगर बियर बुक के देखा जाए एनसीईआरटी में, तो कह रहा है कि 1614 के बाद उसने बैठक बुलाया ही नहीं था। यानी इतने समय से उसने बुलाया नहीं था पार्लियामेंट की बैठक, कोर्ट की बैठक। ठीक है ना। तो फ्रांसीसी जो सम्राट लुई 16 ने 5 मई और 1789 को नए कर के प्रस्ताव करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक उसने बुलाई। कॉल टुगेदर असेंबली द स्टेट जनरल प्रपोजल टू न्यू टैक्स। बुलाया, कहा कि भाई नया टैक्स हमको लगाना है। ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि प्रतिनिधियों के जो आप जानते हैं इसमें क्या था पहले, तो देखिए बताते हैं आपको। फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट जो स्टेट था, है ना, और सेकेंड स्टेट दिखाता है। ये दोनों को कितना था? ये दोनों को ही 300 इसको था और इसको भी 300। ठीक है, दोनों मिलाकर 600 हो गया। फर्स्ट और सेकेंड मिलाकर 600। ठीक है। और थर्ड स्टेट को जो है थर्ड स्टेट को 600 के लिए इसको था। समझ रहे बात? यानी थर्ड स्टेट को अकेला 600 मेंबर। ठीक है ना। लेकिन इसको वोट कितना देना था? तो एक ही वोट देना था। यानी 600 लोग मिलकर एक वोट देंगे, और 300 थे तो उसको 2 वोट था।
तो दोनों जानते हैं राजा का सपोर्टर था, सपोर्ट करता था। अभी देखिए, तो इस बार इसने कहा, थर्ड स्टेट ने कहा इस बैठक में कि आमने सामने कतारों में बिठाया गया और तीसरे स्टेट के लोग जो खड़े रहे। यानी देखिए, थर्ड स्टेट के मेंबर आप देख रहे होंगे यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है, ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, है ना, इनको बैठाया नहीं जाता था, ये खड़े रहते थे पीछे, है ना, पीछे खड़े रहते थे। और जो पहले दूसरे स्टेट के लोग थे उसको आमने सामने पंक्ति में बैठाया जाता था, यानी कि कतार में, रो में बैठाया था, कुर्सी पर ये लोग खड़े रहते थे। इनका वैल्यू नहीं करता था किंग या फिर और भी मेंबर थे। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, और देखे तो इनको जो किसान, औरतों और कारीगर जो थे, सभा में तो प्रवेश वर्जित था। यानी पार्लियामेंट में कौन कमल तो जा नहीं सकते हैं ना, कभी विशेष ओकेजन पर ही ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है थर्ड स्टेट के लोगों के हाथ में, जो कॉमन पीपुल थे, साधारण लोग थे, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 40,000 लेटर, ये देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं ना, लिखा पीजेंट, आर्टिसियंस, है ना, और औरतें जो थी, उन कॉमन पीपल जो थे, उन्होंने 40,000 लेटर भेजा था कि भाई आप किंग को बताइएगा, उनके प्रॉब्लम उसमें था, उन्होंने लिखा था उस लेटर में, है ना, शिकायत की मांग की, और लेके गए थे थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के स्टेट जनरल के जो तीनों वर्गों को मिलाकर किया जाता था, इसमें प्रत्येक वर्ग को, यानी प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। और इस व्यवस्था के विरुद्ध रूसो के सामाजिक समझौते के आधार पर तीसरे वर्ग ने विरोध, रूसो ने क्या लिखा था कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या द किंग। रूसो के बुक में कहा गया था कि जो पावर है एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये सत्ता का मतलब बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। तो यहीं पर वो कह रहा है कि रूसो के बात को लेकर उन्होंने वोटिंग सिस्टम में कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तीसरे वर्ग विरोध कर दिया और मांग की प्रत्येक सदस्य को, यानी प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि थर्ड स्टेट की जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक था ना, है रूसो का जो बुक पहले मैंने बताया था आपको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बुक है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके आधार पर कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब सबको एक वोट देने का अधिकार होगा, है ना। आधुनिक लोकतंत्र का विचार प्रस्तुत करती थी। और तब सम्राट ने इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया, जो किंग ने कहा स्वीकार नहीं किया। द रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि थर्ड स्टेट जो डिमांड किया लुई 16 वो चाहता कि नहीं वैसे ही पहले वोटिंग हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है एक एक वोट देगा था, 2 हो ही जाएगा, और ये दे नहीं दिया हमारा काम हो जाएगा। इसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब हर प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार दीजिए आप, अब पहले वाला व्यवस्था नहीं चलेगा। किंग जो है, और तो क्या किया किंग, विरोध अपोज में क्या किया, छोड़ चला गया, डिसमिस कर दिया पार्लियामेंट को, है ना, लुक्सेशन चला गया, भंग कर दिया पार्लियामेंट को। और आप देखेंगे 20 जून को, यहाँ 20 जून को जो प्रतिनिधि सभा थे, यानी स्टेट जनरल, खुद को संपूर्ण फ्रांस राष्ट्र के प्रवक्ता स्पोक पर्सन मानने लगेंगे। और 20 जून के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट, नीचे आपको पिक्चर दिखाएगा, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वर्सिले टेनिस कोर्ट था ना आपको, टेनिस कोर्ट यहाँ आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडोर मतलब घर में ही टेनिस कोर्ट मैंने बना हुआ था, वर्सिले के महल में एक तरफ था, और वहीं पर लोग जाकर जमा हुए, गेदर हुए, और उन्हें ओथ लिया, क्या लिया, तो ओथ लिया, ए हॉल एट डिक्लेयर इंडोर टेनिस कोर्ट themselves and should not dispute till they drafted the constitution for the France would limited the power of the monarchy। और इन्होंने कहा कि उन्होंने शपथ लिया टेनिस कोर्ट में कि अपने आप को असेंबली, नेशनल असेंबली घोषित किया, यानी पार्लियामेंट का नाम इन्होंने चेंज कर दिया। स्टेट जनरल का नाम अब क्या हो गया, नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम क्या हो गया, तो नेशनल असेंबली। ये रहा, आप देखिए, अब देखेंगे पूछा क्वेश्चन आता है कि स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली। अब इन लोगों ने कहा कि हम ही सब कुछ है फ्रांस के, और हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक कि हम फ्रांस का नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दे, और मोनार्ची का जो पावर है यानी राजतंत्र का, उसको लिमिटेशन में नहीं कर दे, कंट्रोल नहीं कर ले। इन्होंने कहा
तो यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा। यहाँ टेनिस कोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा घेरा में, यही वर्साई का माहौल है, यही है ना। यहाँ लोग ओथ ले रहा है, कसम खा एक दूसरे के मिल रहे हैं, और कहा, इन लोगों ने कहा कि जो है जब तक हम संविधान नहीं बना तब तक हम नहीं दम लेंगे और असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व, अच्छा इनका जो ये चीज़ें हो रही थी, उनका नेतृत्व लीडरशिप लीड कौन कर रहा था? तो 2 पर्सन, मीराबे और अबेसिये। लेकिन ये दोनों ही ये बिलोंग करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। ये जो मीराबे थे, मीराबे किससे बिलोंग करते थे? तो सेकंड स्टेट से, सेकंड स्टेट से ये बिलोंग करते थे। मीराबे किससे? सेकंड स्टेट से। और अबेसिये जो था, ये अबेसिये ये किससे बिलोंग करता था? तो अबेसिये फर्स्ट स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था, ठीक है ना। यानी एक कलर्जी से, अबेसिये कलर्जी से, और मीराबे नोबिलिटी से बिलोंग करता था। यानी दोनों ही, लेकिन दोनों ही सिंपैथी रखता था थर्ड स्टेट के लोगों था। इनका कहा, इसका कहना था कि थर्ड स्टेट के लोगों का डिमांड जो है, मांग है, वो जायज़ है। तो लीड किया। और मीरा जी भी खुद मतलब वो विशेष अधिकार, प्रिविलेज राइट जो था उसके एक कहता था कि गलत है, प्रिविलेज राइट नहीं होनी चाहिए। कौन? अबेसिये और मीराबे ने। और वो सहमत था, समाज को खत्म करने की जरूरत है। और उसने एक पत्रिका निकाली। किसने? तो मीराबे और अबेसिये जो भी, तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली, है ना। और मीराबे बॉर्न नोबल फैमिली लिखा हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं इसमें। जर्नल, मीराबे जर्नल या मतलब पत्रिका होता है, जर्नल यहाँ नहीं है, जर्नल मतलब पत्रिका होता है, पत्र, ये जर्नल मतलब, है ना, पत्रिका, यहाँ जर्नल देखेंगे, ठीक है ना, ये जर्नल देखे बोटो, जर्नल पत्रिका। और क्राउड मतलब भीड़ के सामने, वर्सीले जो भीड़ के सामने था, उसने पावरफुल स्पीच दिया, यानी काफ़ी प्रभावशाली स्पीच दिया उसने, है ना, यानी भाषण कर सकते हैं। तीसरा क्या था? डिलीवर क्राउड हिमसेल्फ। और यहाँ पर क्या उसने क्या किया? तो उसने जो है यहाँ पर मीराबे ओरिजिनली पेरिस्ट, यहाँ पर भी लिखा हुआ, मीराबे ओरिजिनली क्या था, यहाँ देखेंगे, ओरिजिनली प्रीस्ट यानी पादरी, पुजारी, है ना, कह सकते हैं। और एक पम्पलेट निकाला, रोट एंड पम्पलेट, नाम क्या था? व्हाट इज थर्ड स्टेट। अबेसिये ने क्या किया? एक खुद प्रीस्ट था यानी फर्स्ट स्टेट से, और उसने पम्पलेट पत्रिका निकाला, उसका नाम क्या था? थर्ड स्टेट, या पर्ची कर सकते हैं, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसमें लिखा, ठीक है। नेशनल असेंबली वाज द बिजी टू सिले ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि अब क्या हुआ, इन्हें पुस्तक निकाला, पंपलेट लिखी, और यहाँ पर नेशनल असेंबली कह रहा है कि वर्सीले, यहाँ बस एक कह रहा है कि उस समय आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली तो अब लगा संविधान बनाने में, तो ब्लास्तीन पर जो एक जब हमला हुआ, आप देखेंगे ब्लास्तीन क्या था? चेट्यू था, किला था। ये तो कह रहा है कि भूख की चरम एक सीमा का परिणाम था, लोग भूख से तड़प रहे तो क्या करता, मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लास्तीन जो चेट्यू था, किला था, जेल था, उस पर हमला कर दिया, क्योंकि राजा के लोकतंत्र अत्याचार का प्रतीक था, सिंबल था। और फसलें अधिक ठंड के कारण बर्बाद हो चुकी थी, खदान के चारों ओर अभाव था। खदान मतलब खाने की सामान, गुड्स माने फूड का, है ना। अब फिर क्या हुआ कि वे जो है ऐसी स्थिति में कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी सामान की, गुड्स की, डिलीवरी की सामान जो होती है। ऐसी परिस्थिति में लुई 16 द्वारा जनता पर कर को बढ़ाना जनता को गुस्से में और भी इंक्रीजमेंट कर दिया, है ना। और फिर क्या हुआ, तो दूसरी सब सम्राट की सेना ने पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था, है ना, कि पेरिस में प्रवेश कीजिए आप। और गुसाई भीड़ ने जो थे, जो क्राउडेड जो भीड़ थी, मतलब देखेंगे यहाँ पर लिखा है ना, ऑर्डर्स, यहाँ पर देखेंगे कि किंग ऑर्डर्स लिखा हुआ है ना, ट्रूप मतलब आर्मी, सेना की टुकड़ी, क्राउडेड है ना यहाँ पे स्टॉर्म, तो डिस्ट्रॉयड द ब्लास्टाइल्स। तो 14 जुलाई को क्या हुआ, वही ब्लास्टाइल जो किला था, जेल था, उस पर लोगों ने, भीड़ ने हमला कर दिया और तोड़ फोड़ दिया, बर्बाद कर दिया सबको। देहात में यहाँ पर देखेंगे रूमर्स, यहाँ पर बताया, रूमर मतलब होता है अफवाह, कल के वीडियो में मैंने बताया था, रूमर मतलब क्या होता है, तो अफवाह। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है ना। तो कह रहा है कि ग्रामीण देहाती क्षेत्रों में, गांव गांव में अफवाह फैल गई थी
कि जागीर जो है यानी यहाँ पर जागीर मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि किसको, मतलब एक लैंड ऑर्डर की तरह, सामंत या फेडरल की तरह कह सकते हैं। उन्होंने गुंडों को बुलाया है, लठैतों को बुलाया है और पकी हुई फसलों को बर्बाद कर देंगे। और कई जिलों के जो किसान जो है इसी को लेकर इकट्ठा हो गए और उनके साथ किसान के लिए कुदार, हंसुआ, खुरपी जो भी होता है, बेलचा होता है, लेके चल कर कहाँ, चेट्यू के। चेट्यू मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऐसे CHATEAU, चेट्यू मतलब किला होता है, किला, फोर्ट जिसको बोलते हैं आप, किला, है ना। चेट्यू मतलब किला होता है, ठीक है। तो उसको चल के तो उसको अटैक करने चल दिए ये लोग, और धावा बल उन्होंने अनाज के भंडार को लूट लिया और जितने भी लगान संबंधी एंड टैक्स संबंधी जो कागज़ था, टैक्स पेपर था, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया जलाकर। और जो बड़ी संख्या में जो है, मतलब जो सेकंड क्लास के लोग थे, यानी कुलीन, है ना, सेकंड क्लास के लोग, वे जो है वो छोड़ के चले गए अपने घर बार, दूसरे पड़ोसी गांव में जाकर शरण लिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि देखेंगे, जनता के शक्ति के, मतलब जनता के शक्ति के जो सामने जो है, वे सम्राट ने अपनी हार मान ली और तीसरे वर्ग की मांग, जो डिमांड था थर्ड एस्टेट का, स्वीकार कर लिया। और राष्ट्रीय सभा को मान्यता दी गई, या नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाया था, पार्लियामेंट को मान्यता दे दिया। और अगस्त के रात में, यानी अगस्त 4 अगस्त को, 4 अगस्त को, आप देखेंगे यहाँ पर है 4 अगस्त को, ये रहा 4 अगस्त, रात को असेंबली ने कर और कर्तव्यों की बंधने वाली सामंती व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दे दिया। और जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, यानी पादरी वर्ग, चर्च के फादर वर्ग के लोगों को भी जो प्रिविलेज राइट था, है ना, प्रिविलेज राइट है यहाँ पर देखो इस घेरे में। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, तो विशेष अधिकार, क्या होता है, विशेष अधिकार, अधिकार यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, अधिकार। तो प्रिविलेज राइट को छोड़ना पड़ा कि अब नहीं रहे, किसी को विशेष अधिकार नहीं होगा जन्म से। और धार्मिक कर जो है समाप्त कर दिया गया। और चर्च के जो कंट्रोल में ज़मीन था, भूमि था, उसको भी पार्लियामेंट ने कब्जा में कर लिया, यानी अब पब्लिक का संपत्ति हो गया वो, ठीक है ना। और इससे लगभग 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। 2 बिलियन लीवरे है ना, तो 20 अरब यहाँ पर इस चीज़ से गवर्नमेंट के हाथ लगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप यहाँ पर हम एक ये जो मैप दिया गया है, द स्पेयर द ग्रीन फेयर्स, कर रहा है कि चित्र में क्या भय की लहर दिखाया गया है। भय था, भय की लहर क्या था, जो प्रभावित इलाके थे कौन कौन, उसका नाम दिया गया है मैप में। इसको आपको जानना जरूरत विशेष नहीं है। तो चलिए मानचित्र में दिखाया गया है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैल चल गए थे, मैंने हर जगह फैल गए थे लोग और डिमांड चल रहे थे। चेट्यू मतलब किले में दिखाया है। अच्छा, मेन्योर क्या होता है, मेन्योर है ना, मेन्योर का एन स्टेट काउंसिलिंग इन द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मेंशंस, वही एक कह सकते हैं कि ये मेन्योर जो है एक की तरह से ये भी एक, मतलब वही लैंड ऑर्डर थे, जमींदार या सामंतवादी थे, सामंत थे, है ना। अब देखिए दूसरे वीडियो में चलते हैं, इसको एक मिनट खत्म ही कर देते हैं। फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब क्या बन गया, फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, यानी वहाँ संविधान होगा, राजा भी होगा तो संविधान होगा, और संविधान होगा तो संविधान के अलावा चलना पड़ेगा, संविधान के बेसिस पे चलना पड़ेगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं होगा, है ना। वैसे ही है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी नेशनल असेंबली जो है 1791 में संविधान का पूर्ण कर लिया था, यानी नेशनल असेंबली ने संविधान जो है 1771 में बना लिया था। 1791 में पूरा संविधान बना लिया नेशनल असेंबली ने। जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उन्होंने स्टेट जनरल का नाम बदल दिया, अब थर्ड स्टेट असेंबली का नाम हो गया। तो आप देखेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, विधायिका, विधायिका मतलब कानून निर्माण करने वाला, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर देखेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका यानी कार्य को कराने वाले, कार्यपालिका यानी काम कराने वाले,
यानी एक तो लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, इसको लागू करवाएगा ये, पुलिस विभाग है और भी मंत्री संत्री भी आते हैं। जडिशरी मतलब वही जज, यानी जजमेंट करने वाला, न्याय देने वाला, न्यायालय या न्याय दिलाने वाला, ठीक है ना, जज ई होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वोट देने का, जज वोट देने का अधिकार था इसको, है ना। यहाँ पर लिखेंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक्टिव सिटीजन कौन थे? अच्छा, एक एक्टिव सिटीजन दिया गया है यहाँ पर, एक्टिव सिटीजन तो जिनको वोट देने का अधिकार हो, है ना, वोट देने का अधिकार हो, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। तो 4 मिलियन, तो इसमें कह रहा है जिसको सक्रिय नागरिक बोलते हैं, जिसको वोट देने का अधिकार था, 2 करोड़ 8 लाख जो है जनसंख्या को, लगभग जनसंख्या का लगभग 40 लाख लोग को जो है इस तरह का वोट देने का प्राप्त था अधिकार। पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं हो, ये कितने थे? 3 मिलियन थे। 3 मिलियन को वोट देने का अधिकार नहीं था, ऐसे 4 मिलियन को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। और इसके लिए एज कितना चाहिए था? तो इसको एज के लिए वह 25, वोमेन, चिल्ड्रेन एंड बिलो, जितना मतलब 25 दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को, बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जिनके पास कम से कम वो 3 दिन का टैक्स पे करते थे, वे एक्टिव सिटीजन हो सकते थे। कम से कम कितना? 3 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर में हम समझाया है वही यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है। तो कम से कम देखो, टैक्स वोट देने का अधिकार किनको दिया गया? यानी धनी मनी लोग थे। कम से कम कहा कि हूँ पेड टैक्स इज इक्वल एटलीस्ट 3 days लेबरर, यानी जितना कमाते हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वोट देने का अधिकार किसको था? कम से कम 3 दिन का जो टैक्स पे करता था उनको वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को, बच्चे को, और जो पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं था उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। तो वो शामिल नहीं, वो नेता नहीं बन सकते हैं, यानी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिया गया है। अब एक यहाँ पर एक पिक्चर देखें, अगर हम बात करें, चलिए आगे होगा यहाँ पिक्चर। तो इसमें दिया गया है पुरुष और नागरिक जो भी थे, घोषणा पत्र है 1790 में बारबीए द्वारा, बारबीए क्या नाम है उसका? तो बारबीए द्वारा ये बनाया गया चित्र है। दाईं ओर जो है आकृति फ्रांस की ओर, फ्रांस को, और बाईं ओर कानून को निर्भूत करती है ना। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जो है क्या करती है? तो कानून को डिनोट करती है, लॉ को, और जो राइट साइड है वो फ्रांस की बातें बताती है इसमें, ठीक है ना। डिक्लेरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैन का राइट है, अधिकार है। तो समझ गए। संविधान जो कह रहा है कि यहाँ पर क्या किया है, संविधान जब बना तो एक व्यक्ति के हाथ में मतलब नहीं रहेगा सत्ता पावर, इन शक्ति का बंटवारा किया गया किस में? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में। और अब इसी तरह से फ्रांस में अब संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र हो गया, मोनार्च हो गया, और यही नए राजनीतिक व्यवस्था की काम करती थी। और नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया अधिकार, यानी स्टेट जनरल जो था, सारे स्टेट के लोगों ने बनाया था असेंबली, जैसे हो गया, ठीक है। और उसके बाद 25 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, और पुरुष को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। कम से कम 3 दिन का राष्ट्रीय मजदूरी का वेतन और टैक्स के रूप में देता हो, वो एक्टिव सिटीजन होगा। ऐसे नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया उनको पैसिव सिटीजन कहा गया या निष्क्रिय नागरिक कहा गया, ठीक है। तो संविधान के जो अनुसार जो मानव अधिकार की घोषणा की गई, जिनके अनुसार संविधान जीने का अधिकार, बात कहने का अधिकार, और कानून के एक मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सबको इक्वालिटी, समानता होगी, और मानव जीवन के लिए आवश्यक मतलब मानव जीवन के लिए आवश्यक न छीने जाने वाले अधिकार भी शामिल थे। मतलब ये था कि यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मिलेगा, इससे फंडामेंटल राइट है। भारत का नागरिक है तब वो मिला हुआ है। वैसे ही राज्य का कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के जो अधिकार है उसका सुरक्षा करे। जैसे हमारा अभी फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कौन करता है? तो कोर्ट करती है, न्यायालय करती है, जुडिशरी करती है। एक यहाँ पर दिया गया है, हम बता देते हैं। यहाँ पर एक क्रांतिकारी पत्रकार है, जयापाल मरा। क्या नाम है इनका? यहाँ पर देखेंगे, जयापाल मरा या जीन पॉल मेराट लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जयापाल मरा पढ़ेंगे। अपना उनका अखबार है, इनका क्या अखबार है? तो इनका अखबार जो है
आप देखेंगे इनका अखबार का नाम है, ये देखिए ये वाला अखबार का नाम है ना, अपने अखबार लामी द पल्प, जनता का मित्र। इसका क्या होगा, द यहाँ क्वेश्चन द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड द नेशनल असेंबली, कि संविधान द्वारा नेशनल असेंबली द्वारा संविधान तैयारी किया गया, उस पर टिप्पणी किया। कहा कि जनता का प्रतिनिधि जो है यहाँ रिप्रेजेंटेटिव टास्क पीपुल हैज़ बीन गिवन टू रीच, कहा गया जनता के प्रतिनिधि जो कार्यभार अमीर को सौंप दिया गया था, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे अमीर लोग थे उसमें ज़्यादा, और गरीब और शोषित एक्सप्लॉइटेड जो केवल शांतिपूर्ण तरीक़ों से कभी नहीं सुधर सकता है। इस बात का प्रमाण यह है कि धनिक वर्ग के लोग जो थे रिच पीपुल, वो कानून जो है कैसे प्रभावित करते हैं इसमें देखा जा सकता है। फिर भी एक कानून जो है तब तक चलेगी जब तक लोग इन्हें मानेंगे, कोई भी कानून तभी तो मानेंगे नहीं जब तक लोग उसको मानते हैं। कुलीन वर्गों द्वारा यानी सेकंड क्लास लोग जो लादा गया है उनके पर भार, वो जुए जैसे, अच्छा बैल पर जो पालो रखा जाता है ना जुआ, उसको रख एक दिन वो हस्र अमीरों का करेंगे, यानी जो लामी द पप्ल है, इन्होंने कहा है कि जो संविधान बना है वो भी जो धनी मनी लोग हैं अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं, इसमें गरीबों का विशेष कुछ नहीं है, ठीक है ना। यानी इस कानून से उतना ये नहीं है। अच्छा सिंबल के बताते हैं आपको, सिंबल ब्रोकन चेन मतलब टूटी हुई जंजीर, किसकी ये है, तो ये बर्छी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रोकन चैन है, यहाँ पर यहाँ देखेंगे ब्रोकन चैन मतलब क्या है, एक टूटी हुई जंजीर, एक टूटी हुई जंजीर किसकी निशानी है, तो ये जो है आज़ादी का प्रतीक है, किसकी, आज़ादी यानी फ्रीडम, यानी जो मतलब अब आज़ाद है लोग, फ्री है, जंजीर से टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी की प्रतीक है। अब दूसरा क्या है, याद देखिए ये जो है ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठा है, ये यूनिटी बनाता है ना, यूनिटी यानी एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, जिस आसानी से एक को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। गट्ठर यानी रड, बाउंड्री रड जो है बर्छी का जो रड है ना। दूसरा सिंबल क्या है, ये आप देखेंगे, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल जो है एक कर रहा है त्रिभुज रोशनी बिखर, आँख का जो रोशनी क्या करता है, एक ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान नॉलेज है ना, ये नॉलेज का प्रतीक है। और कह रहा है कि जब प्रकाश आती है तो सारा अंधेरा मिटा देती है, और सूर्य की किरणें यही काम करती है, यानी ज्ञान, जब ज्ञान आपके पास होता है तो अज्ञानता का मामला खत्म हो जाता है, आप ज्ञान से कोई काम करते हैं, ज्ञान नॉलेज का प्रतीक है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये जो है स्केल्पचर है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब शाही सत्ता का प्रतीक है, सत्ता मतलब पावर, मतलब वही रॉयल फैमिली का, राजा का पावर का प्रतीक है, ठीक है ना। और दूसरा आता है ये बाइटिंग, अपनी पूंछ खुद खा रहा है सांप, ये समानता इक्वालिटी का प्रतीक है, इसका समानता यानी इक्वालिटी का प्रतीक है, यानी इसका कोई और छोर नहीं है ना, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है, तो समानता का प्रतीक बताया गया है। और यहाँ पर एक कैप आप देखेंगे, एक कैप जो है लाल फ्राइजियन कैप भी से बोलते हैं, दासों के फ्रीडम का यानी स्वतंत्र होने का तंत्र, अभी ये भी आज़ादी का प्रतीक है। पहले दास गुलाम स्लेव जो होते थे उनको काम कराने के लिए रखा जाता था वस्तु गुड्स की तरह। अब जो कैप पहनने का मतलब है कि वो आज दास नहीं है, गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है। इसका नाम क्या है, लाल फ्राइजियन कैप, ठीक है ना, लाल फ्राइजियन कैप, ये देखेंगे रेड फ्राइजियन कैप जो है ये फ्रीडम आज़ादी का, यानी दास गुलाम स्लेव जो है फ्री है, आज़ाद है, इसका निशानी है, सिंबल है। अब ये जो है ये डैनो वाली स्त्री, कानून जो होता है, कानून का मानवीय रूप है, कानून का मानवीय रूप है, कानून का क्या है, डैनो वाली सॉरी ये वाला एक कानून का प्रतीक है। और ये जो है ये फ्रांस का क्या है, तो राष्ट्रीय रंग है, फ्रांस का क्या है, तो राष्ट्रीय रंग है, और ये कानून का मानवीय रूप है, कानून मानव के रूप में एक, ये जो है मतलब ये फ्रांस का
फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, नेशनल कलर है ना। और ये जो है कानून का मानवीय रूप है, कानून का मानवीय रूप, मानव जैसे कानून को दिखाया गया, ठीक है ना। और ये देखेंगे आप ये पर द लॉ टेबल, इसमें क्या है, कानून का जो बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें व्यक्ति के 17 मानव अधिकार का उल्लंघन मतलब संविधान की तरफ से दिया गया है। 17 मानव अधिकार दिया गया है लोगों को। मानव अधिकार का सार है कि राज्य का जो कानून सबके लिए समान होगा, इसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होंगे। तो चलिए, खत्म होता है आपका एक मिनट और ख़त्म हो गया इस वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो। कुछ अगर सजेशन हो, शिकायत शिकवा हो तो वो भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जानोगे, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको। तूने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर।